हेलो स्टूडेंट, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन इंटरफेस के फार्मूलों को समझेंगे। ये चैप्टर 15 है आईएससी क्लास 12 इन नूतन की बुक का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, इसमें क्रिटिकल एंगल आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो देखो, रिफ्रैक्शन के बारे में लाइट का बेंड होना, जब लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे from its path in passing from one medium to the other medium is called refraction of light। जब लाइट रे वन मीडियम से अदर मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है या एंटर करती है तो वह अपने पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सपोज करो, देखो ये कोई इंटरफेस है। इंटरफेस यहाँ पर मीनिंग है जहाँ पर एक मीडियम और दोनों एक अलग अलग मीडियम जहाँ पर क्या करते हैं? मीट करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अभी इंसिडेंट रे आई तो हम यहाँ पर रेयर से डेंसर की ओर जा रहे हैं तो इंसिडेंट रे टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्मॉल आर से नोट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से नोट करते हैं। ये दूसरा केस है। इस दूसरे केस में जो इंसिडेंट रे है वह डेंसर मीडियम से आ रही है और कहाँ पर एंटर करती है? रियर मीडियम में एंटर करती है। ये नॉर्मल है आपका। तो जब इंसिडेंस रे डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में इंसिडेंस करेगी तो जो रिफ्रैक्टेड होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। एक्चुअली उसको कैसे आना चाहिए? उसका ओरिजिनल पाथ है, दिस वन इज ओरिजिनल पाथ, वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, अवे हो जाती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इसमें एक तीसरा केस भी बनता है कि जब कोई रे नॉर्मली एंटर करती है। कैसे एंटर करती है? नॉर्मली, तो वह सीधी निकल जाती है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती है। यदि कोई रे नॉर्मली एंटर कर रही है, ठीक ना। सपोज करो ये इंटरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक ना, और ये कोई भी मीडियम ले लें, रेयर मीडियम ले लें, ठीक ना, रेयर मीडियम, या इसको हम डेंसर ले लें, डेंसर। अब कोई रे मान लो सपोज करो ऐसी आ रही है, ऐसी, तो वो सीधी निकल जाएगी बिना डेविएशन हुए, बिना बेंडिंग हुए। यहाँ पर हम डेंसर रख लें, यहाँ पर रेयर रख लें, तब भी वह सीधी निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? आई यहाँ पर 0 होगा, आर भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वह नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। ओके, तो ये तीसरा केस है। देखो, पहला केस क्या था? पहला केस आपका ये था कि रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो जो रिफ्रैक्टेड होगी वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। एक्चुअली इस रे को कहाँ जाना चाहिए? इस तरह से सीधी जाना चाहिए, ठीक ना, और सीधी ना जाके नॉर्मल की ओर क्या हो गई? बेंड हो गई। दूसरा केस ये है कि जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। और तीसरा केस हमने बताया कि जब कोई भी रे नॉर्मली इंसिडेंस होता है किसी इंटरफेस पर तो वो बिना बेंड हुए सीधी निकल जाती है। इस केस में आई भी 0 होगा और आर भी 0 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, कौन सी है इंसिडेंट रे? दिस वन इज इंसिडेंट रे।
the refracted ray, this one also a refracted ray, and the normal to the interface, कहाँ पर, इंटरफेस पर, at the इंसिडेंट पॉइंट, कहाँ पर, दिस वन इज द इंसिडेंट पॉइंट, जहाँ पर इंसिडेंट रे इंटरफेस को कट करती है, दैट इज इंसिडेंट पॉइंट, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। पर नॉर्मल कहाँ से पास होना चाहिए, इंसिडेंट पॉइंट से पास होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल को पास होना चाहिए। तो ये तीनों लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब दूसरा जो रूल है या दूसरा जो लॉ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इससे सॉल्व होते हैं। तो देखते हैं, फॉर एनी टू मीडिया, मीडियम दो होना चाहिए, फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर, कलर मीन्स वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो ये बोल रहा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे हम एन बोलते हैं। इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। द कांस्टेंट एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम से क्या मीनिंग है, इन विच रिफ्रैक्टेड रे एग्जिस्ट, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे एग्जिस्ट होगी, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम से मीनिंग है इन विच इंसिडेंट रे एग्जिस्ट, जहाँ पर इंसिडेंट रे होगी वो फर्स्ट मीडियम होगा, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे होगी वह सेकंड मीडियम होगा। तो एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। उसको तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो N12 इसको लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या कई बुक्स वगैरह में μ12 भी लिखा होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। या एनसीईआरटी की बुक में N21 रहता है या μ21 रहता है। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव μ21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इन चारों से डिनोट किया जाता है, ठीक ना, ऐसे। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो साइन आई, स्नेल्स लॉ से जो 1n2 क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब स्नेल्स लॉ का एक दूसरा फॉर्म भी होता है, हम उसको समझते हैं दूसरे फॉर्म को। दूसरा फॉर्म ये होता है स्नेल्स लॉ का, स्नेल्स लॉ देखो, सपोज करो ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है और ये इस तरह बेंड हो जाती है, ठीक ना। अब सपोज करो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है। ओके, N1। अब दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट इंडेक्स मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, किसी भी मटेरियल मीडियम का। ओके, एयर के कंपैरिजन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो N1 साइन आई, N1 जिस साइड इंसिडेंट रे है उस तरह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो N1 इंटू साइन आई। N2 क्या है, जिस तरफ रिफ्रैक्टेड रे है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इक्वल टू n2 इंटू साइन आई। तो ये दूसरा फॉर्म होता है स्नेल्स लॉ का। देखो इस रूल का हम कब यूज करते हैं, जब मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिए हों। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो, इस वाले मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो, तब हम इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। अब यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर का यूज करते हैं। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम डेफिनेशन पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या डेफिनेशन होती है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसकी डेफिनेशन होती है, देखो इसको हम समझेंगे, n इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या इसमें हम एयर भी ले सकते हैं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इससे हमें क्या मिलेगा, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो ये c अपॉन v होता है। जो c होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम में वह कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, c अपॉन v। वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003 विच इज क्लोज टू 1, तो उसे जनरली 1 ले लेते हैं हम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों नहीं होगी यूनिट, न्यूमरेटर में भी वेलोसिटी है, डिनोमिनेटर में भी वेलोसिटी है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होगा, v1 अपॉन v2 होगा। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगी, जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगी, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए है उसकी वेलोसिटी कहाँ पर आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। अब आपको पता है जो v1 होता है वह कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो 1 अपॉन n1 ये हो जाएगा 1 अपॉन n2, तो जो n2 अपॉन n1 हो जाएगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हमें निकालना है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम लेंगे हम। ओके, अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। सपोज करो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके देखो ANW हमें दिया हुआ है 4/3, कितना दिया हुआ है 4/3, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, कितना दिया हुआ है 3/2। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड आउट करना है, WNG फाइंड आउट करना है। तो देखो किसका, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो गिलास का न्यूमरेटर में आएगा और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा। तो दिस इज क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 4/3। सो दिस इज 3/2 इंटू 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब यदि वेलोसिटी के फॉर्म में इसे लेना है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर की वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगी और गिलास की वेलोसिटी कहाँ पर आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन का जो कॉज होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट होती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होती है कि कोई भी रे जिस पाथ से आती है उसी पाथ से यदि हम वहाँ पर मिरर लगा दिया जाए तो उसी पाथ से वह वापस चली जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। व्हेन अ लाइट रे आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन हैज इट्स फाइनल पाथ रिवर्स्ड, इट ट्रेवल बैक अलोंग इट्स इंटायर इनिशियल पाथ। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। रे इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, इस सेकंड मीडियम में एंटर किया। अब सेकंड मीडियम में इधर हम मिरर लगा देंगे तो वो इसी पाथ से क्या होगी, वापस चली जाएगी। ओके, तो इससे हमें जो फार्मूला मिला वो ये फार्मूला मिला, देखो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1/2n1। ओके, ये फार्मूला होता है अपना दिस वन, 1n2 इक्वल टू 1/2n1। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया अपना रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पर लेटरल रिफ्रैक्शन। ओके, देखो इसको हम समझते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसे हम लेटरल शिफ्ट को पढ़ समझेंगे। देखो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, क्या है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे एयर में रखा हुआ है, यहाँ से आई, अब ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब फिर जो यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यहाँ पर रेयर मीडियम है, तो फिर ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। पर जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है ये दोनों आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इंसिडेंट रे और इमेजेंट रे के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमेजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ओके, अंडरस्टूड हो। तो जो लेटरल शिफ्ट का यहाँ पर जो फार्मूला होता है, लेटरल शिफ्ट का फार्मूला यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है लेटरल शिफ्ट का फार्मूला। देखो RM इक्वल टू टी साइन I माइनस R1 इंटू सेक R1। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। अब देखें, अब आता है रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ओके, तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ का जो फार्मूला है ये समझते हैं हम इसको। जैसे सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट वो रखा हुआ है और वाटर के अंदर रखा हुआ है। जब हम इसे बाहर से देखते हैं तो हमें ये कुछ इमेज, इसकी जो इमेज बनती है वो नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, कुछ ऊपर की ओर नॉर्मली शिफ्ट हो जाती है। ये आई क्या है, आपकी इमेज है। ओके, तो जो ए से ओ तक का डिस्टेंस होगा दैट इज अ रियल डेप्थ, और ए से आई तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द एपरेंट डेप्थ। ओके, तो जो फार्मूला यहाँ पर बनता है वो n इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईयर क्या होगा, यहाँ पर n इक्वल टू होगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है। ठीक है, तो
ANW इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है। और जो नॉर्मल शिफ्ट होता है, नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकलेगा, AO माइनस AI से निकलेगा। AO कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस AI अपॉन OA, तो ये हो जाएगा D। AO क्या है, T है, 1 माइनस 1 अपॉन ANW। तो क्या होता है आपका नॉर्मल शिफ्ट का ये फार्मूला हो गया। T क्या है, उसकी थिकनेस है या रियल डेप्थ है, 1 माइनस 1 अपॉन N। अब सपोज करो इफ देयर आर मोर देन 1 मीडिया बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द व्यूअर। यहाँ पर बहुत सारे मीडियम है, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये तीसरा मीडियम है, फिर ये देखा जा रहा है यहाँ से पहले मीडियम की डेप्थ D1 है, दूसरे मीडियम की डेप्थ D2 है और तीसरे मीडियम की डेप्थ D3 है। ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 है। तो जो एपरेंट डेप्थ होगी उसका फार्मूला होगा D1 अपॉन N1 प्लस D2 अपॉन N2 प्लस D3 अपॉन N3। ओके, या फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ओवरऑल इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ से निकलेगा। अब रियल डेप्थ कितना है, D1 प्लस D2 प्लस D3 है। एपरेंट डेप्थ कितना फाइंड आउट किया हम लोगों ने, D1 अपॉन N1 प्लस D2 अपॉन N2 प्लस D3 अपॉन N3। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्रिटिकल एंगल का टॉपिक है। ओके, क्रिटिकल एंगल को हम लोग समझते हैं। देखो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती है, व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम। एक क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है, डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर टू गिवन मीडिया, क्रिटिकल एंगल फॉर टू गिवन मीडिया इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्रिटिकल एंगल कहां पर, डेंसर मीडियम में। फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रियर मीडियम इज 90 डिग्री। रियर मीडियम में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सपोज करो ये इंटरफेस है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर है। दिस इज रियर मीडियम है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो कंडीशन क्या हो गई, रे को डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। ओके, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, कैसे ट्रेवल होना चाहिए, डेंसर टू रियर मीडियम होना चाहिए। देखो, ओके, लाइट बोल सकते हैं हम, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम। एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, व्हेन आर इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब आर कैसा हो, 90 डिग्री हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आई को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। कंडीशन क्या है, रे को डेंसर से रियर मीडियम की ओर ट्रेवल करना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। सपोज करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, किसके रिस्पेक्ट में, रियर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन c अपॉन 1 अपॉन n इक्वल टू होगा। क्या होगा, 1 अपॉन n इक्वल टू होगा। देखो हमें क्या चाहिए, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो 1 अपॉन n इक्वल टू क्या होगा, साइन c अपॉन साइन 90 होगा। तो फार्मूला बन गया, साइन c इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन n होगा। n यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रियर मीडियम है। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए। अब टोटल इंटरनल, इसमें एक चीज और हम समझ लें कि
यदि अलग अलग मीडियम के हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे दिए हुए हों, सेपरेट दिए हुए हों, सपोज करो इस तरह से उसको समझें हम, ठीक है। सपोज करो ये कोई इंटरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, ये डेंसर मीडियम है, कैसा है, डेंसर है, इसका N1 दिया हुआ है, ये रेयर है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया हुआ है, ये रे ऐसी निकल जाएगी, ठीक ना, ये 90 डिग्री हो गया, ये सी हो गया। तो हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, N1 साइन सी, N1 साइन सी इक्वल टू N2 साइन 90, इसका यूज करेंगे हम, ओके। N1 साइन, अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर N1 अपॉन N2 हो जाएगा। यहाँ पर N1 क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N2 क्या है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, अंडरस्टूड। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग समझते हैं। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या दो कंडीशन होती हैं, द रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया शुड ट्रेवल इन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। और दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो पहली कंडीशन कौन सी है, रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और सेकंड कंडीशन क्या है, जो आई है, दैट इज ग्रेटर देन सी, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज इंसिडेंट at the interface of the two media at an angle greater than the critical angle for the two media, the ray is totally reflected back into the denser medium, रे जो होती है वो टोटली बैक चली जाती है, कहाँ पर, डेंसर मीडियम में, टोटली डेंसर मीडियम में आ जाती है, ठीक है। इस तरह से समझें। सपोज करो ये आपका इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, ये आपका आई है, यहाँ पर आई कैसा है, आई इज ग्रेटर देन सी है, आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो जो ये दूसरे मीडियम में ना जाके, कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर, ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, रे डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में ना जाके कहाँ पर बैक हो जाती है, डेंसर मीडियम में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो हम यूज पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कौन कौन से यूज हैं। तो सबसे यूज है ऑप्टिकल फाइबर में, इसका यूज होता है, देखो हम इसमें समझते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं फिर, है ना। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है मिराज, फिर दूसरा ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स, तीसरा है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और चौथा है ऑप्टिकल फाइबर। इन सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या होता है, यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या है, एप्लीकेशन। ओके, नाउ 16, एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है। इक्विलेटरल प्रिज्म से मीनिंग है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वह 60 डिग्री है। इज इमेज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, उसे वाटर में क्या कर दिया गया, इमेज कर दिया गया। अ नैरो बीम ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द बीम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द, ओके। नाउ ये इक्विलेटरल प्रिज्म है ABC, यह वाटर के अंदर रखा हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, एन 1.33 है। प्रिज्म जिस गिलास से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है। कोई रे नॉर्मली आती है AB सरफेस पे, इंसिडेंट होती है तो ये सीधी निकल जाएगी,
AC सरफेस के लिए नॉर्मल है, तो हमें ये एंगल चाहिए है, दिस वन एंगल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे या इमेजेंट रे बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोलेंगे, इमेजेंट रे। इमरजेंट रे, ओके। AB फेस के लिए इमेजेंट रे है, AC फेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे है। AC फेस के लिए क्या है, वो है रिफ्रैक्टेड रे है, ओके। तो देखो इन ट्रायंगल PAD, इस एंगल को हमने कुछ समय के लिए x सपोज कर लिया, तो देखो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो OP है इस AB सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो 90 + 60 + x कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो अब हमें I चाहिए है, दिस इज I, तो हम 90 में से x माइनस कर देंगे तो हमें I मिल जाएगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, ठीक है। AC सरफेस पे I होगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ, ओके, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का यूज करें कौन से सरफेस पर, AC सरफेस पर। किस पर यूज कर रहे हैं हम, AC सरफेस पर, AC सरफेस पर। तो N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R होगा। यहाँ पर N1 कितना है, 1.45 है, और I कितना है, 60, तो 1.45 साइन 60, जो कि अभी हमने I को फाइंड आउट किया था। N2 कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, तो 1.33 साइन R, तो साइन R इक्वल टू 1.45 इंटू साइन 60 अपॉन 1.33 इक्वल टू 0.9441। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करके फाइंड आउट करेंगे, तो R की वैल्यू 70.76 इक्वल टू 70.8 डिग्री आ जाएगी आपकी R की वैल्यू। या फिर हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 0.9441, ये हो जाएगा R इक्वल टू, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। कोई बल्ब है किसी टैंक के बॉटम पे रखा हुआ है और उसमें वाटर 80 सेंटीमीटर डेप्थ तक भरा हुआ है। What is the area of the surface of water through which light of the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. Okay, understood। तो सपोज करो एक कोई टैंक है जिसमें 80 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर कोई बल्ब रखा हुआ है, ऐसे क्या है, सोर्स है, लाइट सोर्स है। अब रे ऐसी जाएगी, अब उसको इस तरह से निकलना है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा। इस सी को हम, अब ये क्रिटिकल एंगल है, अब दिस वन OS और दिस लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एंगल OSB भी किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के, दिस वन एंगल। अब देखो यहाँ पर OB इक्वल टू R हो जाएगा। इतने सरफेस से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगी इतने एरिया से, ओके। तो OB इक्वल टू यहाँ पर R ले लिया हमने। OS इक्वल टू कितना दिया हुआ है, OS 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है, साइन C इक्वल टू 1/n, तो साइन C इक्वल टू 1/1.33 हो जाएगा। यहाँ पर जो n दिया हुआ है, लिक्विड का n कितना दिया हुआ है, लिक्विड का n दिया हुआ है 1.33 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है लिक्विड का n, 1.33 दिया हुआ है। n इक्वल टू दिया हुआ है 1.33, ओके।
तो ये 1/n हो गया। दिस इज 100/133। अब देखो यहाँ पर ये एंगल सी है आपका। अब इस एंगल सी की सहायता से साइन सी मिल गया हमें 100/133। तो हम ये ओ बी को फाइंड आउट कर सकते हैं 9th क्लास या 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। साइन सी दिया हुआ है 100/133, तो हम tan सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जा सकता है, देखो कर सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज। सपोज करो ये आपका सी एंगल है। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो दिस इज 100 ले लें हम, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 133। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो दिस डिस्टेंस इज 133 का होल स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 87.68। अब tan बराबर क्या होता है, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan इक्वल टू क्या होता है, tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर 100 है, बेस हमने कितना फाइंड आउट किया 87.68 फाइंड आउट किया, तो tan सी की वैल्यू आ गई। अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, देखो इस वाली ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OSB tan सी क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है OB और बेस क्या है OS होगा, ठीक ना। तो OB को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, OS को 80 लिख सकते हैं। तो इस tan सी की जगह हमने क्या लिख लिया, R/80 इक्वल टू 100/87.68। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू हमें 91.23 सेंटीमीटर मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 91.23 सेंटीमीटर। जब हमें R मिल गया तो हम रेडियस को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस को। तो रेडियस सर्कल का एरिया, R रेडियस मिल गया हमें, तो हम एरिया को बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फार्मूला। ओके, सर्कल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो πr² होता है। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, πr²। पाई आर की जगह हम 91.23 का स्क्वायर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, जो एरिया हमें चाहिए है। अब हम कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 261470.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये भी अपना आंसर हो सकता है। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10,000 से उससे डिवाइड करेंगे तो 2.614720 मीटर स्क्वायर या फिर 2.6 मीटर स्क्वायर, जो कि आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट is placed at the center of the bottom of a jar having a liquid of refractive index 5/3. An opaque disk of radius 1 centimeter is placed on the liquid surface with its center vertically above the source. What is the maximum height of the liquid for which the source is not visible from the above? तो इसमें भी हमें क्रिटिकल एंगल को का यूज करेंगे हम। जो रे होगी वो सरफेस के थ्रू निकलेगी, वाटर सरफेस के थ्रू, तो जो डिस्क का एरिया होगा उससे हमें सोर्स दिखाई नहीं देगा। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं। देखो 80, ये हाइट h है, सपोज कर लिया हमने। ये आपका कौन सा एंगल बनेगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा ये, ठीक ना। दिस वन इज, दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, ये नॉर्मल है आपका, क्या है, नॉर्मल है। रे ऐसी निकल जाएगी यहाँ से, एक यहाँ से निकल जाएगी ऐसी, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से सोर्स आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे हम जो पिछले कुछ प्रॉब्लम में हमने किया, sin c इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पर n कितना दिया हुआ है, लिक्विड का n 5/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, लिक्विड का n 5/3, तो 1/5/3 3/5। अब sin c की वैल्यू 3/5 आ गई है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्लास 10th या क्लास 9th
कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम tan c की वैल्यू, ये 3 है 5 है। देखो sin c बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक ना। sin c परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो √5² माइनस 3² तो 4 आ जाएगा। अब tan c बराबर क्या होता है, tan c इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 हो जाएगा। तो tan c इक्वल टू 3/4। अब इस डायग्राम ये एंगल आपका c है, ये एंगल भी c होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल OSB, ठीक ना। tan c क्या होगा, tan c होगा OB/OS। तो tan c की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, OB/OS लिख दिया। OB आपको 1.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.0 सेंटीमीटर अपॉन h इक्वल टू 3/4। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।